कितना भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, अंदर का नजर नहीं आएगा। जोनी का चेहरा सफेद पड़ रहा था, आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख व झुकी झुकी सी हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, तब भी तो घर ले जा रहा हूँ ताकि आराम से देख सकूं। उसके अनाबी होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी ये जुमला अदा करते वक्त। घटिया इंसान। उसने दांत पीसते हुए जैसे ही अपने उल्टे हाथ से उसे मारना चाहा, मुकाबिल ने उसका हाथ रोक लिया। साथ अगले ही लम्हे बहुत नरमी से नीचे छोड़ दिया। उसकी अदा जोनी को हैरान कर गई थी। इस हालत में नहीं हो तुम जूता चोर कि तुम मुझसे लड़ो। ओह, तो तुम फायदा उठाने का सोच रहे हो मेरी हालत से? वो गुर्राते हुए पूछने लगी। तुम्हें मैं फायदा उठाने वालों में से लगता हूँ? अगर मुझे फ़ायदा ही उठाना होता तुम्हारा, तो तुम्हें याद हो तुम मेरे ही घर में थी बेहोशी की हालत में। मैं तब कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ, नहीं किया ना? इसका दुःख हो रहा है तुम्हें अब? दोनी तीखे लहजे में तेज़ी से पूछने लगी। दुःख? हाँ, कह सकती हो। 1-2 सानियों तक वो सिर्फ़ इस लड़की का सफ़ेद चेहरा देखता रहा और फिर निहायत गंभीर लहजे में सोचते हुए जवाब दिया। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, इंतज़ार ख़त्म करते हैं आप सबका, और मेरा अपना इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि हुस्न कमल जी ने अपनी न्यू एपिसोड भेज दिए वफ़ायार नॉवल की, एपिसोड नंबर 22। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओए इधर आ बच्ची, चेक कर। वाकई यार, दूसरे लड़के ने भी जोनी को देखकर आहें भरी थी। आमन की आंख खुली तो उसने बराबर वाली छत पे खड़े लड़कों को अपने घर के सहन में झांकते हुए देखा। फिर उनकी नज़रों का ताक़्क़ुब करते उसने नज़र सामने की जानिब की। अगले ही पल आंखें गज़ब व गुस्से से लाल हुईं जब उसने जोनी को फर्श पर धूप में लेटे हुए देखा। वो धूप में भी सुकून से सो रही थी या शायद नाटक कर रही थी। बस इस ख्याल का आना था कि उसने अपने पास रखी चप्पल उठाई और बराबर वाले छत पर खड़े लड़के के मुंह का निशाना बनाकर दे मारी। वो चप्पल डायरेक्ट जाके उस लड़के की नाक पर लगी थी। अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने फिर दूसरी चप्पल उठाई और दूसरे लड़के के मुंह पे निशाना लगा दिया। वो दोनों ही कम उम्र लड़के थे। आमन से डरकर वो दोनों ही तेजी से हटने लगे, मगर हटते हटते भी चप्पल आकर दूसरे वाले की कमर पर लगी। बहन, सालो कुत्ते के पिल्लो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों के घरों में झांक रहे हो? अगर आइंदा यहाँ झांकते हुए नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आमन की धाड़ सुन धोनी की आंख खुली। वहीं दूसरी जानिब आफिया भी अपने कमरे से तेजी से भागकर बाहर सहन में आई। क्या हुआ भाईजान? आफिया फिक्रमंदी से पूछ रही थी, जबकि जोनी की नजरें उलझी हुई थी। रात के वक्त उसे कमरे में अजीब सी घुटन होने लगी। उसका बुखार उतर रहा था जिसके सबब वो पसीना पसीना हो रही थी। ताज़ा हवा खाने की नीयत से वो कमरे से बाहर आकर सहन में बैठ गई। उसकी निगाह सोते हुए आमन पर गई। वो हवेली का शहजादा ज़मीन पर एक मामूली सी चादर पर लेट कर सो रहा था आज। जोनी उलझ कर रह गई थी, आखिर वो ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है? वो दवाइयों के ज़ेरे असर थी, उसका दिमाग सुन सी कैफियत में था। कितने ही दिनों बाद वो आमन को देख रही थी जिसे देखने के लिए तरसती थी उसकी आंखें। कुछ फासले पर वो खामोशी से लेट गई। अब उसे अच्छा फील हो रहा था। नहीं जानती ये ताज़ा हवा का असर था, ये खूबसूरत व चार्मिंग पर्सनैलिटी का। उसे देखते देखते वो कब नींद की वादियों में गुम हो गई, उसे कुछ खबर नहीं। होश तो तब आया जब आमन की गुस्सीली गरजदार आवाज़ कानों की समाज से टकराई। वो तेश के आलम में खड़ा लड़का बराबर वाली छत की जानिब देखकर चीख रहा था। अभी वो यही सोच रही थी कि हुआ क्या है कि आमन गुस्से से लाल पीला होकर उसकी जानिब आया। निकलो मेरे घर से इसी वक्त। हाँ, मैंने कहा निकलो अभी। वो उलझकर उसे देख ही रही थी कि आमन उसका बाजू दबोचकर उठाते हुए दरवाजे की जानिब खींचने लगा। यकीनन वो घर से बाहर निकालने का इरादा रखता था। तुम मुझे फिर निकाल रहे हो? वो हैरानगी के आलम में पूछ रही थी। क्या मतलब फिर निकाल रहा हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ इंसानियत की खातिर घर में लाया था ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने तक तुम्हें यहाँ रख लूँ। मगर तुम तो अपने लच्छनों से बाज ही नहीं आने वाली। फिलहाल जो करना है करो, मगर मेरे घर से बाहर निकल कर। वो दांत पीसते हुए कहकर दरवाजे का लॉक खोलने लगा। तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है। मुझे ऐसी हालत में तुम कैसे बाहर निकाल सकते हो? इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते काले बिल्ले तुम। वो तेजी से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर मुकाबिल की आंखों में उम्मीद भरी निगाह से तकते हुए बोली, फालतू की बकवास बंद करो और निकलो। उसने दरवाजे की जानिब हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। वो जिद्दी मिजाजी से बोली, जोनेशा बख्श चौधरी, तमाशा मत लगाओ यहाँ पर। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप की हवेली नहीं। निकलो यहाँ से। मुकाबिल दांत पीसते हुए गजबनाक हद तक लाल होते हुए गोया हुआ। आज वो कोई हवेली का शहजादा नहीं था, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था जो अपनी बहन के साथ एक मामूली मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बहन उसकी इज्जत थी जिसे वो घर में अकेला छोड़कर अक्सर काम से बाहर जाया करता।
घंटे वो घर में रह 24 घंटे वो घर में रहकर उसकी चौकीदारी नहीं कर सकता था। उसकी बहन भी एक निहायत नेक लड़की थी, मगर जोनी और उसकी आवारा किरदार से अमन अच्छे से वाकिफ था। भला एक बहन का भाई कैसे अपने घर में एक ऐसी लड़की को रख सकता है जिसके किरदार की कोई गारंटी ही नहीं। आज पहली बार मोहल्ले के लड़कों ने उसके घर में झांका था। अगर कल को वो इसके घर में कूद आए उसके पीठ पीछे, तो वो क्या कर लेगा? कोई भी इज्जतदार मर्द एक ऐसी औरत को कभी अपने घर नहीं रखेगा जिसके किरदार की कोई गारंटी ना हो। फिर वो तो खुद उसके हाथ का बना खिलौना था। मैं नहीं जाऊंगी, वो फिर बोली। उसका लहजा कतई था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, वो दांत पीसते हुए कहता नीचे झुका और अगले ही पल उसे बोरी की तरह अपने कंधे पे लाद कर घर से बाहर लेकर निकला। क्योंकि सुबह का वक्त था इसलिए गली सुनसान पड़ी थी। आमन, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। वो बच्चों की तरह एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी। उसने अपने चबूतरे पर ले जाकर उसे पटक दिया और बगैर उसे एक नज़र देखे पलटकर घर में आ गया। ये पूरा मंजर किसी की आंखों ने बगौर देखा। पहले हैरत, फिर मुस्कुराहट उभरी। अगला सीन, वो नहाने चला गया था। जब नहाकर बाहर निकला तो सामने टेबल पर दवाइयाँ रखी नजर आईं। उन्हें देखते ही उसका खून जल गया। गुस्से से आकर इन दवाइयों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तैयार होकर दोनों बहन भाई रोजाना की तरह घर से निकले। ना चाहते हुए भी आमन ने कन अखियों से चबूतरे की जानिब देखा। वो अब वहां मौजूद नहीं थी। ये देख उसका दिल मायूस हुआ। लगता है वो चली गई। आफिया ने चबूतरे की जानिब देख रंजीदा से लहजे में कहा। माना वो उसे ज्यादा नहीं जानती थी, मगर अच्छी लगी थी वो लड़की उसे। जोनेशा बख्श चौधरी एक जिंदा दिल लड़की थी। उससे बातें करते हुए आपको कभी महसूस नहीं होगा कि वो किसी तकलीफ में है, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी के पास हैं। आफिया के लहजे की रंजीदगी तो कुछ भी नहीं थी उस रंजीदगी के मुकाबले जो उसके बराबर में चलने वाले नौजवान का दिल महसूस कर रहा था। उसका तो बुखार भी ठीक तरह नहीं उतरा था अभी। आपको चाहिए था आप उसकी दवाइयां ही उसे पकड़ा देते, कम से कम पीकर वो ठीक तो हो जाती। अब बेचारी न जाने कहाँ कहाँ बुखार में मारी मारी फिरेगी। आफिया के अफसरदगी से कहते हैं आमन तंजिया मुस्कुरा दिया। वो कोई बेचारी विचारी नहीं है, इसलिए बंद करो उसके लिए हमदर्दियां पालना। वो नौजवान खासा झिंझला कर बोला था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाईजान? आफिया उलझ कर उसका चेहरा देखने लगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे। उसके लहजे में पुरएतमादी थी ये जुमला अदा करते वक्त, साथ साथ आंखों में माजी की तल्ख यादों का बसेरा। आप जानते हैं उसे? आफिया खासा हैरत भरे लहजे में पूछ रही थी। जरूरी है उसके बारे में बात करना? चली गई है ना वो, अब छोड़ दो। बल्कि हो सके तो मेरे सामने अब उसकी कोई बात करना भी नहीं। उसका लहजा बहुत झिंझलाया हुआ था। आफिया ने महसूस किया कि वो लड़की आमन की शख्सियत पर बहुत गहरा असर रखती है, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी आमन को किसी लड़की से इतना झिंझलाते हुए नहीं देखा था और ना ही उसकी इतनी परवाह करते जितनी कल आमन ने उस लड़की की थी। वैसे हुआ क्या था? सुबह ही सुबह आपने इसे घर से क्यों निकाल दिया? और आप छत की जानिब देखकर किस पर चीख रहे थे? आमन ने कोई जवाब न दिया तो वो अंदाजन बोली, इन कबूतरबाज लड़कों पर। तुम्हें कैसे पता? वो हैरान हुआ था गोया। क्योंकि मैंने एक दो बार इन्हें सुबह ही सुबह झांकते हुए देखा था सहन में। तभी तो मैं वॉशरूम यूज नहीं करती सुबह के वक्त, जब तक आप नहीं उठ जाते। आमन के कान खड़े हुए थे उसकी बात सुन। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आवारा लड़के हमारे घर में झांक रहे हैं? वो जैसे भरम हुआ था आफिया पर। उसके कदम भी अब रुक गए थे। चूंकि मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, मैं जानती हूँ आपको और आपकी ओवर प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी को भी। आप सबसे लड़ने पहुंच जाते हैं। वैसे भी मैंने सिर्फ एक दो बार ही उन्हें झांकते हुए देखा था। अमन को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो गलती कर गया है। जोनी वाकई सो रही थी। उसने दावत नहीं दी थी इन दो आवारा लड़कों को कि आकर उसे देखें। फिर ख्याल आया कि किसने कहा था इस बेवकूफ लड़की को कि आकर खुले सहन में सोए, जबकि वो इसके लिए अपना कमरा खाली छोड़कर आया था। उसे खुले सहन में नहीं सोना चाहिए था। उसे इतनी भी अकल नहीं है कि लड़कियां खुले सहनों में नहीं सोती। वो दांत पीसते हुए बोला, जैसे अपने आप को सही साबित करने की दलील दे रहा हो। आफिया से कहीं ज्यादा अपने दिल को दलील दे रहा था वो, जो इस वक्त शदीद मलामतें करता मालूम हो रहा था उसे। कभी कभार उसे ऐसा लगता था सीने में दिल जरूर उसका है, मगर वो है नहीं उसका। वो तो उस लड़की का है आज भी। ऐसा क्यों होता है यार? धोखा भी दे दे तो फिर भी दिल उसके लिए लड़ना नहीं छोड़ता, उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ता, उसके लिए आपको मलामतें करना नहीं छोड़ता। गोया यार पे हजारों खून भी माफ है। आपने खुद ही तो कहा था कि आप उसे बाहर चबूतरे से उठाकर लाए थे। जब वो बाहर चबूतरे पर सो सकती है तो खुले सहन में सोना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? आपको ये सोचना चाहिए था। आफिया जैसे बिगड़ी थी उस पर। आमन अपने होंठ चबाने लगा। जवाब नहीं था अब उसके पास। चली गई ना वो, फिर अब ये बातें करने का क्या फायदा? चलो वैसे भी देर हो रही है। आमन का गुमान था कि वो वापस आ जाएगी। वो लड़की किसी न किसी मकसद के तहत आई है उसके पास, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाएगा वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो जानता था जुनेशा बख्श चौधरी को। वो झिंझलाकर कहता हुआ सर झटक कर चल दिया।
अगला सीन, नींद से बेदार होते ही जो पहला चेहरा अपने सामने नजर आया था वो इस दिलनशीन लड़की का था। कुछ लम्हे वो यूं ही उसे तकता रहा। सूरज की किरणें खिड़कियों से होती उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिनसे वो मुंह नाक सुकेड़ती उसकी जानिब मुड़ गई। अब वो मजीद करीब से उसे देख पा रहा था। वाइफी, यूं नहीं जाना क्या तुमने? उसकी आवाज़ पर जैसे वो करंट खाकर उठी हो। वो इस कदर गहरी और मीठी नींद सो रही थी कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं रहा था कि शामिर बख्श चौधरी उसके बराबर में है। तुम अभी तक यहीं हो? क्यों मिस चश्मिश, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ होना? वो एक आईब्रो उचकाकर प्लेफुल अंदाज में पूछ रहा था। उसे समझ ना आया कि क्या जवाब दे। 2 साल बाद अचानक से इसकी ज़िंदगी में आकर वो ऐसा एक्ट कैसे कर सकता था? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो चुपचाप उठकर चल दी थी। अभी वो नाश्ता बना ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इतनी सुबह ही सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। शामिर, जो तैयार होकर नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था, दरवाज़ा नॉक होने पर खोलने के लिए उठा। शहरोज़ दरवाजे पर अपने भाई को खड़ा पाकर वो खासा हैरान हुआ था, मगर खुश भी। भाई, वो भी बड़े मुसर्रत भरे लहजे में कहता हुआ बड़ा गर्मजोशी से उसके गले लगा। घर में दाखिल होते ही उसने सामानों से भरे शॉपर्स मरियम के आगे किए। ये ले भाभी, ये अपार्टमेंट तुमने दिलाया है मरियम को? शामिर ने चेयर पर बैठते हुए शहरोज की जानिब देख इस्तफसार किया, जो इस वक्त शॉपर्स का सामान निकालकर किचन के अंदर सजा रहा था। जी भाई, उसने बगैर शामिर की जानिब देखे जवाब दिया। भाभी ने बता दिया होगा आपको कि दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो पढ़ना भी चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी के पास ही अपार्टमेंट दिला दिया। आप जानते हैं अब्बू मुझे आपकी तरह ज़्यादा पैसे नहीं देते पॉकेट मनी में, इसलिए मैं यही अफोर्ड कर सकता था। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप भाभी को नया दिला दें, कोई मसला नहीं। दादी ने निकाल दिया? शामिर ने बेयकीनी से दोहराया। मगर क्यों? भला वो उसकी बीवी को कैसे निकाल सकती थी घर से? शहरोज को महसूस हुआ जैसे शामिर को मरियम के मुताल्लिक कुछ इल्म ही नहीं। मरियम वही खड़ी नाश्ता बना रही थी, साथ साथ वो इन दोनों भाइयों की बातें खामोशी से सुन भी रही थी। आप इन्हें अगवा करके लाए थे भाई? लेकिन शहरोज बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर फिर उसने मरियम की जानिब देखा और वो खामोश हो गया। उसे लगा बेहतर यही है कि मरियम खुद बात करे अपने शोहर से। लेकिन उसे शहरोज की आवाज़ में दबा दबा सा गुस्सा महसूस हुआ था। मुझे लगता है आपको भाभी से खुद बात करनी चाहिए। गहरा सांस लेकर वो सर झटकते हुए गोया हुआ। चलें भाभी, अब मैं चलता हूँ। आपका ख्याल रखने के लिए आपके हस्बैंड अब मौजूद हैं यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाई। शहरोज़ को महसूस हो गया था इन दोनों मियाँ बीवी को बात करने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो वहाँ से तेज़ी से चल दिया बगैर नाश्ता किए, जबकि मरियम ने रोकना भी चाहा था मगर वो ना रुका, ये कहकर कि उसे अपने कॉलेज जाने की देर हो रही है। तुम्हें दादी ने घर से क्यों निकाला और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? उसने बहुत गंभीर लहजे में इस्तफसार किया, मगर अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज़ हवा में गायब हो गई हो। मिस चश्मिश, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस हसीन नौजवान ने अपने सवाल पर जोर दिया था, मगर जवाब में सिवाय खामोशी के कुछ ना मिला इसे। मिस चश्मिश, मुझे कोई बात नहीं करनी, इस लड़की ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए बरहमी से कहा। फिर शामिर ने दोबारा ना पूछा और वो दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। अगला सीन, वो दोनों शामिर की गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तुम चाहती हो मुझे लोग तुम्हारे शौहर की हैसियत से जाने? अभी वो गाड़ी से उतर ही रही थी कि मुकाबिल ने उसकी जानिब बगौर देख गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। कुछ लम्हे वो खामोश रही। वो खूबसूरत नौजवान इस लड़की के चेहरे के तासुरात बगौर नोट कर रहा था। नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसका इनकार सुन दिल को मानो धचका लगा हो। उसे यकीन करने में मुश्किल पेश आई। क्या इस लड़की को शर्म आ रही थी उसकी बीवी कहलाने में? शामिर बख्श चौधरी को ये अपने मुंह पर करारेदार तमाचे की मानिंद महसूस हुआ। ओके। स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर सामने की जानिब देख वो दांत पीसते हुए बमुश्किल एक लफ्ज अदा कर सका। मरियम बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। अगला सीन, रात का वक्त हो चुका था। वो यूं ही एक रोड पर आकर बैठ गई। सामने ही कैफे था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। पहले सोचा कि चोरी कर ले, मगर फिर ख्याल आया कि भागने की ताकत कहाँ है उसमें। बुखार की शिद्दत से उसे अपना बदन जलता हुआ महसूस हो रहा था। खाना खुद चलकर तो इसके पास नहीं आएगा, कुछ तो तरकीब करनी पड़ेगी। ये सोच उसने अपने सामने रोड की जानिब देखा। अचानक उसकी आंखें चमकी। उसने दूर से एक गाड़ी को आते देखा। वो यूं ही चलने वाले अंदाज में खड़ी हो गई। गाड़ी करीब आई तो वो अचानक सामने आ गई, जैसे वहां से राहगीरों की तरह गुजर रही हो। ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगा लिया, मगर फिर भी वो धड़ाम करके पीछे की जानिब गिर गई। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता किस तरह चला रहे हो गाड़ी? अभी तुमने गाड़ी मुझ पे चला दी थी। निकलो बाहर, तुम बड़े लोग गाड़ी लेकर क्या समझते हो हम गरीबों को? हाँ, तुम समझते हो कि हम लोग इंसान ही नहीं? वो खुद को संभालती अपनी कमर पकड़े उठकर बैठी, फिर गाड़ी के आगे बैठकर जोर जोर से चीखने लगी। वो लड़की चेहरे पर शदीद तकलीफ के असरात जाहिर किए बिल्कुल ऐसे दिखा रही थी जैसे उसके बहुत जोर से चोट आई हो और वो शदीद गुस्से में हो। इस वक्त क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो लैपटॉप पर अपना काम करने में मसरूफ था। कानों में हैंड फ्री लगी थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ
कि गाड़ी रुक गई है उसकी। उसने अपने कानों से हैंड फ्री निकाली, फिर अपने ड्राइवर की जानिब देखकर आईब्रो उचकाकर नरोटेपन से पूछा। आजकल वो ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था, जिसकी वजह से उसके वालिदैन का ज़रूरत से ज़्यादा उसे शादी के लिए प्रेशराइज़ करना था। सर वो छोड़नी, बस दानिश का इतना कहना था कि उसने सीट से मुँह निकाल कर आगे की जानिब देखा। कहाँ? जैसे वो ढूँढ रहा हो उसे। उसकी आँखों को तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, अलबत्ता एक नस्वानी आवाज़ कानों की समाज से ज़रूर टकराई। सर वो चोरनी आप जानकर हमारी गाड़ी के सामने आई और अब हम पर चीख रही है उल्टा। आप कहें तो मैं जाकर उससे निमट लूँ? ड्राइवर के कहते ही आलियान की आंखें उसे घूरी से नवाजने लगीं। मानो उसकी पुश्त थी आलियान की जानिब, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकता था आलियान की खतरनाक निगाहों की तपिश को, जो उसे अपने अंदर होल करती मालूम हो रही थी। आलियान ने 1-2 सानियों तक उसे घूर कर देखा और फिर खुद पर से लैपटॉप हटाकर सीट पर रख गाड़ी का डोर खोलकर बाहर निकला। जैसे ही जोनी ने गाड़ी का डोर खुलते देखा, इसने और ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, अपनी कमर पकड़कर, जैसे इसे बहुत शिद्दत से दर्द हो रहा हो। हाय अल्लाह, मार दिया ज़ालिम! लोग आहिस्ता-आहिस्ता उनकी गाड़ी के गिर्द जमा होना शुरू हो गए थे। वो चीख भी तो इतनी ज़ोर-ज़ोर से रही थी कि लोगों को तो इकट्ठा होना ही था। मुझे लग रहा है मेरी कमर टूट गई है, अब मैं चलूँगी कैसे? मैं अभी वो रोते हुए दुहाइयाँ दे ही रही थी कि उसे एक खूबसूरत नौजवान गाड़ी से बाहर निकलता नज़र आया। उसे देखते ही ज़ोनिशा को अपनी पेशानी पर पसीना आता महसूस हुआ। गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। आजकल मेरी किस्मत इतनी मुखालिफ सिमत चल रही है कि मैं ऊँट पर भी बैठूँ तो मुझे कुत्ता काट ले। हाय! टकराई भी तो किससे, ये तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। आलियान को देखते ही वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। तुम? अभी वो एक कदम ही उसकी जानिब बढ़ा था। मज़ीद कुछ कह पाता इससे पहले ही रोनी उठकर तेज़ी से भागी। लोग हैरत से इस लड़की को भागता हुआ देखने लगे, जो कुछ देर पहले सिर्फ़ ये कहकर चीख-चीख कर वावेला कर रही थी कि इतनी ज़ोर से उसकी कमर पर लगी है कि वो हिल तक नहीं पा रही। आलिया ने उसे भागता हुआ देख फ़ौरन उसके पीछे हो लिया। ये महज़ एक इत्तेफ़ाक था कि वो फिर इस हसीन नौजवान से टकराई। इतनी बड़ी दुनिया में वो बार-बार एक ही शख़्स से क्यों टकरा रही थी? वो यही सोचकर अभी रुकी थी साँस लेने के लिए कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। वो एक सुनसान गली में आ गई थी, भागते-भागते, जहाँ इर्द-गिर्द कोई भी ना था। आँखें मीचती वो चुलबुली गुड़िया मुड़ी जिससे भाग रही थी। उसे सामने खड़ा देख वो कड़वे-कड़वे मुँह बनाने लगी। सॉरी, बस इतना कहकर उसने तेज़ी से फिर भागना चाहा, मगर आलियान ने उसे मौका ना दिया। उसने फ़ौरन ही उसका बाजू पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। अपना बाजू छुड़ाने के लिए उस लड़की ने फ़ौरन ही आलियान की कलाई के जोड़ को मज़बूती से पकड़कर अपने उल्टे हाथ से नीचे की जानिब खींचा, ताकि उसकी पकड़ ढीली पड़े। उसने टेक्निक इस्तेमाल की थी, मगर मुकाबिल उससे ज़्यादा तेज़ था। मानो उसके सीधे हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई थी, इसलिए इस नौजवान ने फुर्ती से अपने उल्टे हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर कुछ यूँ घुमाया कि वो अगले ही लम्हे उसकी कमर के पीछे बंधी थी, और ये सब सिर्फ़ 2-3 लम्हों में हुआ था। उसे पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला था। जोनी ने फ़ौरन ही अपने पाँव से उसके मेन पार्ट पर हमला करना चाहा, मगर मुकाबिल ने अपने हाथ से उसका पाँव पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब सिचुएशन में आ गई थी। जिस तरह वो इस लम्हे इस अजनबी नौजवान के साथ खड़ी थी, कोई भी देखता तो गलत मतलब अख़ज़ करता। कराटे मैंने भी सीख रखे हैं, इसलिए ताकत आज़माई ना करो तो बेहतर है। वो लड़की के कान के पास मुँह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज़ में गोया हुआ। वो शदीद झिंझलाई थी उस लम्हे। छोड़ो मुझे, वो बिलोरी आँखों वाली गुड़िया आग बगोला होकर धाड़ी। ओके, उसने फ़ौरन ही बात मान ली थी। आहिस्तगी से कहते उसका पाँव छोड़ दिया। जोनी की सांसें फूली-फूली सी हो रही थी और जिस्म पसीनों से शराबोर। वो नौजवान कुछ सानियों तक पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। हाथ भी छोड़ो, उसने दाँत पीसते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस लड़की को देखते हुए नरमी से बोला। हाँ, डर, और तुमसे। ओ मिस्टर, मैं अपने बाप से नहीं डरती तो तुम क्या चीज़ हो? वो ख़ासा इतरा कर बोली थी, जैसे मज़ाक उड़ा रही हो इसकी बात का। अगर डर नहीं रही तो फिर भाग क्यों रही हो? मुकाबिल एक आईब्रोज खाकर तफ्तीशी अफ़सरान की तरह पूछने लगा। क्योंकि पैसे नहीं हैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए, तुम्हारी गाड़ी की भरपाई करने के लिए। इसने साफ गोई से काम लिया था। इसके लहजे में बेबसी थी। ये बताते वक्त उसकी गाड़ी की भरपाई तकरीबन लाखों में तो होगी, और जोनी के पास तो एक चवन्नी तक नहीं थी। वो बेचारी भागे ना तो और क्या करे। ओके, अब इस ओके का क्या मतलब था? जोनी ये सोच उलझी। अचानक जोनी ने महसूस किया कि वो लड़का उसके पेट के मकाम पर देख रहा है। इसे शदीद गुस्सा आया था। तुम्हें बुखार हो रहा है? इसे लग रहा था वो कोई गलत ऑफर करेगा, जिस तरह खास तौर पर वो उसके पेट के मकाम को देख रहा था। मगर अचानक ही इसने वो सवाल पूछा जिसकी इसे हरगिज़ तवक्का ना थी। वो उसकी नाज़ुक कलाई पकड़े हुए था और वो कलाई जल रही थी बुरी तरह। उसे कैसे पता न चलता कि वो लड़की बुखार में है? तो वो तिरछी निगाहों से, तुम मेरे साथ चलो। जिस हालत में वो लड़की थी, इससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके आगे-पीछे कोई नहीं है पूछने वाला। ऊपर से वो बुखार में थी, वो कैसे इसे यूँ छोड़ जाता? क्यों उसके लहजे में एहतजाज नुमाया था? क्यों? उसी का कहा लफ्ज़ मुफ़ाहमाना अंदाज़ में दोहराने लगा।
मुकाबिल की निगाह जोनी ने अपने पेट के मकाम पर जाकर रुकती देखी, जिसके सबब उसका दिल चाहा कि उसका मुंह नोच ले। तेज बुखार और भूख के सबब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसलिए वो चाह कर भी उससे लड़ नहीं पा रही थी। कितना भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, अंदर का नजर नहीं आएगा। जोनी का चेहरा सफेद पड़ रहा था, आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख व झुकी झुकी सी हो गई थी। उसने दांत पीसते हुए तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, तब भी तो घर ले जा रहा हूँ ताकि आराम से देख सकूं। उसके अनाबी होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी ये जुमला अदा करते वक्त। घटिया इंसान घर से बाहर निकलते ही ऐसे मर्दों का टकराव बहुत आम बात है। उसके नजदीक आलियान पहला नहीं था जो उससे इस तरह मायनी खेज बातें कर रहा था। वो इस जैसे बहुत सौ से टकरा चुकी थी। घर से भागने के बाद एक औरत का अपनी इज्जत बचाए रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। हाल तो ये है कि 2 रोटी के टुकड़ों के अवज़ भी उसे साइड में ले जाया जाता है। यही वजह थी वो चोरी करके खाने को माँग कर खाने से बेहतर समझने लगी थी। अगर वो मज़बूत असाब की मालिक ना होती तो यकीनन इस वक़्त वो शायद ज़िंदा भी ना होती। खुदकुशी का बारहा दिल में ख़्याल आता था, मगर वो झटक देती थी कि नहीं, मेरी माँ ने सबके ताने सुन-सुन कर मुझे इसलिए नहीं पाला कि एक दिन मैं हराम की मौत मर जाऊँ। वो बहुत थक चुकी थी, बस अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोना चाहती थी। उसके प्लान में कभी भी अपनी माँ से बिछड़ना नहीं था। आज सोचती थी कि आवारा कुत्तों से लड़-लड़ कर अपनी इज़्ज़त बचाने से कहीं बेहतर था कि शहरोज़ की बीवी बनकर इज़्ज़त से हवेली के एक कोने में पड़ी रहती। जलन व हसद में किसी को गिराने से कहीं बेहतर है कि खुद को बेहतर बनाकर उभारा जाए। और आज वो ये बात बखूबी समझती थी। अगर ज़िंदगी उसे दोबारा मौका दे वापस माज़ी में जाने का, तो वो कभी भी अपना वक़्त इन 3 लड़कों को नीचे गिराने में ज़ाया नहीं करेगी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं गिराकर उभरा जाए, कभी-कभार उभर कर भी गिराया जाता है। उसने दाँत पीसते हुए जैसे ही अपने उल्टे हाथ से उसे मारना चाहा, मुकाबिल ने उसका हाथ रोक लिया, साथ अगले ही लम्हे बहुत नरमी से नीचे छोड़ दिया। उसकी अदा जोनी को हैरान कर गई। इस हालत में नहीं हो तुम जूता चोर कि तुम मुझसे लड़ो, और तो तुम फ़ायदा उठाने का सोच रहे हो मेरी हालत का। मेरी हालत से वो गुर्राते हुए पूछने लगी, तुम्हें मैं फ़ायदा उठाने वालों में से लगता हूँ? अगर मुझे फ़ायदा ही उठाना होता तुम्हारा तो तुम्हें याद हो, तुम मेरे ही घर में थी बेहोशी की हालत में, मैं तब कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। नहीं किया, इसका दुःख हो रहा है तुम्हें? अब जोनी तीखे लहजे में तेज़ी से पूछने लगी। दुःख? हाँ, कह सकती हो। 1-2 सानियों तक वो सिर्फ़ इस लड़की का सफ़ेद चेहरा देखता रहा और फिर निहायत गंभीर लहजे में सोचते हुए जवाब दिया। वो ज़ोनी के इतना करीब खड़ा था कि उसकी गर्म साँसें ज़ोनी अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसका जवाब सुन ज़ोनी ने उसका चेहरा भगोड़ देखा। उससे ज़्यादा घटिया आदमी शायद ही उसने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, जो कितने धड़ल्ले से खड़े होकर कह रहा था कि उसे दुःख है कि इसने इसकी बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाया। उससे तो उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। अभी वो मज़ीद कुछ कहती कि उससे पहले ही उसका सेल जो पॉकेट में था वो रिंग हुआ। बगैर हाथ छोड़े, बगैर उस पर से निगाह हटाए, पॉकेट में उल्टा हाथ डालकर सेल निकाल कर कान से लगाया। ओके, गेट इट, बस इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और सेल वापस पॉकेट में रख लिया। चलो, अब ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये कहते ही उसने ज़ोनी को अपने साथ खींचना शुरू कर दिया। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी। छोड़ो वरना चीखो। उसके नाजुक व कमज़ोर वजूद को अपनी कार से लगाते मुकाबिल ने मुकम्मल इजाज़त दी चीखने की। मैं वाक़ई चीखूँगी, वो धमकियाँ आमेज़ लहजे में बोली। हाँ हाँ, चीखो और जमा कर लो लोगों को, फिर मैं लोगों को बताऊँगा कि तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है, वो भी लाखों का। फिर मैं देखता हूँ कौन माई का लाल मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाता है। उसका लहजा चैलेंजिंग था। मैं पैसे जमा करके दे दूँगी, निहायत लचकदार लहजे में बोली। वो सिर्फ़ भागना चाहती थी। अगर वो लड़ती रही तो फिर उसे पता था मुकाबिल कभी नहीं भागने देगा, इसीलिए जम गई। गुड, चलो फिर बैठो, उसने गाड़ी का डोर खोलते हुए कहा। मैंने कहा ना पैसे जमा करके दे दूंगी, फिर अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? खासा एहतजाजन पूछा। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपना इलाज करवा सको, और तुम चली हो मेरी लाखों की गाड़ी की भरपाई करने। लेकिन चलो, तुम्हें उसका ख्याल आया, ये अच्छी बात है। अब जब तुम पैसे जमा कराना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन पैसे आसमानों से तो नहीं टपकेंगे ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेरी जूता चोरनी। और काम तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए मेरे घर चलो, वहाँ काम करो, कमाओ और अपना कर्ज उतार दो। ईजी। वो मुस्कुराते हुए बोला जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। कैसा काम? उसने डरते हुए पूछा। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कोई उल्टा काम ही निकलेगा। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, वरना यूं चोरियां करती तो ना फिर रही होती। इसलिए ऑफिस में तो जॉब नहीं दे सकता, ना ही अपनी सेक्रेटरी रख सकता हूँ। इसलिए घर का ख्याल रखो, झाड़ू पोछा तो करना आता होगा। उसके सवाल करते ही जोनी फौरन इस बात में सर हिलाने लगी। पकाना के सिर्फ झाड़ू पोछा
पक्का ना कि सिर्फ झाड़ू पोछा करवाओगे? क्योंकि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर के गार्डन में दफन कर दूंगी, समझे? आखिरी जुमला उसने खासा वार्निंग आमेज लहजे में अदा किया था। खुद तो सीधी खड़ी हो नहीं पा रही और चली हो मुझे जिंदा दफन करने। बैठो गाड़ी में। वो जैसे उसकी धमकी को मजाक में उड़ा गया था। अच्छा खाना दोगे 2 वक्त का? उसने संजीदगी से फक्त इस बात में सर हिलाया। जोनीचा उसे वार्निंग लुक देते हुए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही एसी की ठंडी हवा इसके जिस्म को लगी। उसे ठंड लगने लगी थी। साथ साथ पूरा जिस्म साथ छोड़ता हुआ महसूस हुआ। एसी ऑफ कर दो। गाड़ी स्टार्ट होते ही आलियान वापस अपने लैपटॉप में लग गया था, मगर काम करते करते जब निगाह उठाकर इस लड़की की जानिब सरसरी सा देखा तो उसे सुकड़ता हुआ पाया। दानिश को देख तेजी से हुक्म सादिर किया। एसी ऑफ होते ही गाड़ी में घुटन होना शुरू हो गई थी, इसलिए आलियान ने अपने साइड का शीशा खोल लिया, जिससे ठंडी हवा अंदर आने लगी। वो हवा जोनी के चेहरे पर लग रही थी, जिसके सबब उसकी आंखें बंद होने लगी और कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। वहीं दूसरी जानिब, भाई ये डस्टबिन लेकर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? आफिया उलझ कर पूछ रही थी। भाई रखने जा रहा था, सुबह नींद खराब होती है जब कचरे वाला आता है तो। आफिया ताज्जुब से उसका चेहरा देखने लगी। सुबह से 20 या 25वां चक्कर होगा उसका ये दरवाजे पर। वो बात बे बात दरवाजे पर जा रहा था आज, और फिर अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाता। मगर आप तो फजर में ही उठ जाते हैं और कचरे वाला तो 7-8 बजे तक आता है। वो समझ नहीं पा रही थी आमन को हुआ क्या है आज। तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? शदीद झिंझलाकर कहता हुआ वो डस्टबिन लेकर बाहर चल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने सबसे पहले चबूतरे की जानिब देखा। वो खाली था। वो थक गया था उसे सुबह से खाली देख देख कर। उसे बुखार था, ये सोच उसके दिल को शिद्दत से कुछ हुआ। चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी फिक्र करने से। आफिया ताला लगा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मजीद बर्दाश्त ना हुआ उससे। वो गाड़ी की चाबी लेकर आफिया को आवाज लगाता बाहर उसे ढूंढने चल दिया। आज की एपिसोड तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आप लोग रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे तो आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ेदार लगी। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल में तो यार आफिया और जोनी को ही एक होना चाहिए, लेकिन ये तो अब राइटर साहिबा के ऊपर है कि वो किसको एक करती हैं, आलियान जोनी को या आफिया जोनी को। देखते हैं वो सॉरी जोनी और आमन को। मैंने गलत बोल दिया। आलियान और जोनी को करती हैं या आमन और जोनी को करती हैं, अब ये तो राइटर साहिबा को ही पता है वो किसको करती हैं। मुझे लगता है आफिया की जोड़ी तो शहरोज के साथ ही जो है वो बननी है, इसीलिए तो आफिया जिंदा है। खैर ये राइटर क्या करती है हमारी, देखते हैं हम। और मरियम और शाहमीर का भी हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि कुछ अच्छा अच्छा हो उनके बीच। बाकी राइटर साहिबा की मर्ज़ी। चलें जी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।